नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी त्योहार की और महंगाई की मार की। जी हां, त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, लेकिन साथ ही साथ महंगाई की मार भी आप पर, मुझ पर, आम आदमी पर लगातार बढ़ती जा रही है। वो 14 साल पुराना वो गाना है ना, पीपली लाइव फिल्म आई थी 2010 में, महंगाई डायन खायत जात है। तो महंगाई डायन फिर से निकली है और सबसे बड़ा खेल दरअसल तेल में हो रहा है। खाने का तेल, आग लगी हुई है और उससे किचन में भी आग लग रही है। सिर्फ 1 महीने का आंकड़ा आपको बता रहा हूं। पाम ऑयल, खाने का जो हम वनस्पति घी इस्तेमाल करते हैं, 37% 1 महीने में इजाफा हो गया है। सूरजमुखी तेल 29% का इजाफा, 140 रुपए लीटर था, 181 रुपए हो गया है। सरसों का तेल 120 रुपए से बढ़कर 148 हो गया है, 23% का इजाफा। और सोयाबीन भी 23% का इजाफा। सिर्फ थोड़ी मार जहां नहीं पड़ी है वो मूंगफली का तेल है। अब इतनी मार ये कैसे पड़ी? हम तो तिलहन के मामले में और दलहन के मामले में भी दुनिया में सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से, उत्पादकों में से हैं। तो दामों में आग क्यों लगी हुई है? इसके पीछे एक वजह है। वजह ये कि हम 58% जो अपना खाद्य तेल है, खाने का जो तेल है, आसान भाषा का इस्तेमाल करूं, वो आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, बावजूद इसके कि हम बहुत बड़े उत्पादक हैं। और सरकार ने पिछले महीने क्या किया, 14 सितंबर को जो आयात शुल्क थे, यानी कि आसान भाषा में फिर से कहूं इंपोर्ट ड्यूटी थी, वो सोयाबीन, पाम और सूरजमुखी पर 5.5% से बढ़ाकर 27.5% कर दी, 22% का इजाफा। और रिफाइंड फूड ऑयल पर यह 13.7%, 14.25% जो थी वो बढ़ाकर 36.5% कर दी, 22% का इजाफा। यानी कि आने वाले दिनों में भी राहत नहीं मिलने वाली है। पकवान फीके पड़ेंगे क्या? बहुत महंगे हो जाएंगे क्या? आप खा पाएंगे क्या? खाने के तेल का तो जबरदस्त इस्तेमाल होता है साधारण समय में भी, और ये तो त्योहारों का वक्त आ गया है। अब इस बात को लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। भाई, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में और उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर, 10 पर होना था, 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। तो पहला निशाना साधा अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। वो कह रहे हैं बीजेपी राज में ना बने पकवान तो कम से कम बढ़ा लो अपना ज्ञान। बीजेपी राज की महंगाई में पुराने मुहावरे का नया प्रयोग, महंगे तेल ने जनता का तेल निकाला। बीजेपी की अर्थशास्त्र में मूल्य बढ़ने का कारण मांग बढ़ना नहीं बल्कि बेलगाम मुनाफाखोरी बढ़ना होता है। बीजेपी मुनाफाखोरी और बोरी की चोरी दोनों के लिए जानी जाती है। बीजेपी ने त्योहारों के रंग फीके कर दिए हैं। मुनाफाखोरी और बोरी की चोरी। अब ये मुनाफाखोरी कौन कर रहा है, इस पर भी हमें नजर डालने की जरूरत है, क्योंकि जो राजनीतिक दल होते हैं ना, वो तो अपने हिसाब से, अपने राजनीतिक फायदे के लिए आरोप लगाते हैं और निकल लेते हैं पतली गली से। तो हमारी जो रिसर्च टीम है, बेहतरीन काम करते हैं वो। मस्टर्ड यानी कि सरसों और रेपसीड का जो उत्पादन है भारत में, वो 132,59,000 टन, मोटा मोटा 132 लाख टन मान लीजिए। और एमएसपी है 5,950 रुपए प्रति क्विंटल। सरकार बड़ा दावा करती है, देखिए एमएसपी में हमने 8% बढ़ा दिया, 7%, 5% वगैरह वगैरह। हर साल का ये एक सिलसिला है।
पर खरीदी कितनी हुई सरकार की तरफ से? अब इस पर गौर कीजिए। 132 लाख में से सिर्फ 28 लाख, मोटा मोटा 20%, 80% कहां गया? यह सरसों कहां गई? सरसों के तेल में तो आग लगी हुई है। 29% का इजाफा हो रखा है। 23% का इजाफा हो रखा है। 20% ही खरीदते हैं हम। क्यों? सोयाबीन 130 लाख टन का उत्पादन है, 4,892 रुपए। जी देखिए, किसानों को हम उनकी मेहनत की माकूल कीमत देते हैं। खरीदी 13,68,000, 10%। 100 किलो में से 10 किलो ही सरकार खरीदती है, फिर किल्लत होती है, फिर बाहर से मंगाया जाता है। कोई तो मुनाफाखोरी कर रहा है। और जेब किसकी कट रही है? डाका किसकी जेब पर डल रहा है? वो आपकी, मेरी, आम आदमी की जेब पर। सनफ्लावर 50,000 टन कम है उत्पादन। और बहुत से जानकार कहते हैं नहीं नहीं, किसानों को प्रोत्साहित करना होगा, वो पारंपरिक फसलों के बजाय तिलहन में भी आए, दलहन में आए। अरे जो आ रहे हैं उनकी खरीदी कितनी कर रहे हो? 50 लाख टन में से 13,000, 50,000 टन में से 13,000 टन सनफ्लावर की खरीदी हो रही है। खरीदी करोगे नहीं, किसान अपना रकबा बढ़ाएगा कैसे? और फिर खबर एक और आती है। देखिए कितनी मेहनत करती है हमारी रिसर्च टीम, उसका अंदाजा भी लगा लीजिए। अडानी विल्मर एक कंपनी है, ये 2023 में इसने 15 लाख टन पाम ऑयल आयात किया, इंपोर्ट किया। 16% जो बाकी दुनिया मतलब भारत में लोग करते हैं, उसका 16% तो ये एक कंपनी कर रही है। हॉलैंड, नेदरलैंड से भी ज्यादा, जो दुनिया का चौथे सबसे बड़ा इंपोर्टर है, उससे भी ज्यादा। तो किसी के तो बल्ले बल्ले हो रही है। और बात अगर सिर्फ तेल तक भी महदूद होती, देखिए तेल के दाम बढ़ेंगे तो रसोई में तो आग लगेगी ही, लेकिन इसके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ चीजों के दाम और पेश कर दिए। टमाटर एक साल में 247% बढ़ गया है। आलू 180% का इजाफा है दामों में। लहसुन में 128%। और खाने की थाली ये 52% इजाफा हो गया है। और खाने की थाली में भी शाकाहारी जो हैं उन पर ज्यादा मार पड़ रही है, वही महंगी हो रही है। मांसाहारी थाली तो दरअसल सस्ती हुई है। तो शाकाहारी होना घाटे का सौदा साबित हो रहा है। महंगाई की मार वहां सबसे ज्यादा पड़ रही है। अब इसी में राहुल गांधी वो कल उत्तम नगर गए, सैलॉन में, अगेन आसान भाषा इस्तेमाल करूं, नाई की दुकान पर। वहां पर अजीत भाई थे, उन्होंने अपना दुखड़ा रोया कि कुछ नहीं बचता है जी। सुनिए अजीत की ही जुबानी उनका दर्द। कुछ नहीं बचता है। 15,000 में आज क्या बचे? कुछ नहीं बचे। क्या घर का किराया कितना? घर का किराया 2,500 रुपए, 2,500 तो टेम्पल मिलते हैं, तो किराया चले जाते हैं। और वाइफ भी है? वाइफ भी वो हाथ की प्रॉब्लम है। पेंशन काफी ले रहे हो आप? हमारे घर एक महीने में पूरा 15,000 रुपए का होता है, दुकान किराए का, कमरा किराए का। जब पहले आए थे क्या सोच रहे थे? अरे जब आए थे तो आगे भविष्य हमारा काफी से मेहनत करेंगे, लेकिन ये कहीं रह गया। तो अजीत भाई कह रहे हैं 14-15 हज़ार कमाता हूं, कुछ बचता ही नहीं जी। अब एक और दिलचस्प आंकड़ा आपको बता दूं, यहां पर हमारे देश में 25,000 से ऊपर महीने में कमाने वाला देश के टॉप 10% में आता है।
यानी कि 90% लोग इस देश में 25,000 से कम कमाते हैं। और यहां पर अजीत भाई 14-15 हजार में कह रहे हैं कुछ बचता ही नहीं है। यही हाल 25,000 कमाने वाले का भी होगा। और वो गाने का जो मैंने जिक्र किया, महंगाई डायन खायत जात है, उसमें एक लाइन पहले थी, उस पर भी गौर कीजिएगा। वो लाइन थी, सखी सैया तो खूब ही कमात है। कमाई कर रहे हो, महंगाई झेल लेता है आदमी, लेकिन कमाई कम हो जाए, मार पड़े, और अभी तक नौकरियों पर जो गाज गिरी थी कोविड काल में वो हटी नहीं है। और इसकी एक वानगी अब दे दूं आपको, जो घरेलू बचत है, पैसे बचाने की हमारी हिंदुस्तानियों की आदत है। 2020-21 कोरोना काल जब तक शुरू नहीं हुआ था पूरे तरीके से, 23,29,000 करोड़ रुपए की घरेलू बचत थी। 23,29,000 करोड़। और 22-23 में, पिछले साल, ये रह गई 14,16,000 करोड़। 14,16,000 करोड़। और जो कर्ज 6,04,000 करोड़ का था 2020-21 में, वो बढ़कर 11,88,000 करोड़ का हो गया। आप पर, मुझ पर, यह सबका एक मिला जुला आंकड़ा है। कर्ज में बढ़ोतरी हो गई 96%, और घरेलू बचत आधी रह गई। आमदनी 98, खर्चा रुपया। क्या करें भैया, ये मुद्दे नहीं बनते। कटेंगे बटेंगे, आजकल इस पर चर्चा जोरों पर है, राजनीति हावी हो रही है। पर आम आदमी के असल मुद्दे, क्या उन पर कभी गंभीर चर्चा करने का वक्त भी आएगा? या दरअसल बात का बतंगड़ तिल का ताड़ बना रहा है क्या विपक्ष, क्योंकि यह चुनावी सीजन है? पर इसमें एक और आंकड़ा आपको बता दूं, वो ये कि अगस्त में जो महंगाई दर है 4% +2, ज्यादा से ज्यादा 6% तक हो। पिछले साल तो 6% से ऊपर थी, लेकिन इस साल 6% से नीचे आए, 3.5 पौने 4% थी, 3.7% अगस्त के महीने में। लेकिन सितंबर में ये 5.5 हो गई है, अक्टूबर आते आते ये 6 से ऊपर आएगी। लेकिन खाद्य महंगाई दर जो 5.66% थी अगस्त में, वो 9.25, 9.25% हो गई है, और दहाई का आंकड़ा पार कर देगी अक्टूबर में। ये कितनी बड़ी चिंता है, और इसे कोई समाधान की ओर भी ले जाता दिखेगा क्या? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, तेल ने निकाला तेल, कौन कर रहा खेल? और महंगाई की मार या विपक्ष का चुनावी हथियार? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एनडीए के सबसे अहम घटक हैं, जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, और 2 अर्थशास्त्री, जाने माने अर्थशास्त्री, शरद कोहली और विजय सरदाना। और विजय सरदाना खास ऑयल सीड्स, तिलहन का ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो खेल होता है, इस पर बहुत पैनी निगाह रखते हैं, और 2 टूक बोलते भी हैं, कड़वी बातें। तेल कड़वा ही तेल होता है, ये और कड़वा होता जा रहा है। लेकिन महेश वर्मा, ये तेल ने तो खेल कर रखा है, तेल निकाल दिया है आम आदमी का। घर में भी थोड़ा पूछताछ होती है कि भैया क्या कर रहे हो, सत्ताधारी दल के हो, ये तेल में कहां जाएगा ये तेल? सवाल पूछे जाते हैं घर में कि नहीं? देखिए संदीप भाई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस देश में कि जब कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसको बुरा बताने का और बुरा
दिखाने का और बुरा समझाने का जो है एक रास्ता निकाला जाता है। आज कुछ हद तक जो है इस मुद्दे के जरिए जो है, जो आपने आज मुद्दा खड़ा किया है, एडिबल ऑयल जो है कहाँ से किस तरह से बढ़ा, कैसे बढ़ा, आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पिछली बार क्या था और अभी क्या है। एडिबल नहीं, ऑयल अच्छा हो रहा है, दामों में 37% या 29% या 23% का इजाफा अच्छा हो रहा है। देखिए, इस राग में कोई दम नहीं है संदीप भाई। अच्छा, आज जो आप बता रहे हैं और जो समझा रहे हैं, ये वैसा नहीं है जो कभी हुआ करता था। याद करिए वो दौर जब महंगाई की वजह से जो है फिल्म बनती थी, गीत बनते थे कि महंगाई मार गई। जब लोग बाग, मुझे अच्छी तरह से याद है, उस समय हम भी पत्रकारिता किया करते थे, तो शरद पवार जब कृषि मंत्री थे, देश में चीनी के लिए हाहाकार मची हुई थी। आप आज कह रहे हैं कि महंगाई जो है ये उसी तरह से है जैसे आर्टिफिशियल महंगाई, एक जो है कमोबेश बैड आर्टिफिशियल गवर्नेंस की वजह महंगाई से होती आदत है, डाल दी जिसमें लोगों स्टॉक लोग को, करते हैं, ऐसी कालाबाजारी आदत करते डलवाई। हैं। 400 रुपए का सिलेंडर वो 1000-1100 भी हो गया, लोगों ने उफ नहीं की। आप तो 400 रुपए पर सड़क पर सिलेंडर लेकर स्मृति ईरानी 2014 से पहले निकल जाया करती थी। जब पेट्रोल के दाम 72-73 रुपए थे, तब आप कहते थे कि अरे आग लगी हुई है तेल की कीमतों में, हमें आने दो। आपके समर्थक बहुत सारे, वो योग गुरु, वो कहते थे 35 रुपए पर आ जाएगा। आ गया 35 रुपए पर पेट्रोल का दाम। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी याद, बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई कि भाई सिलेंडर जो है, आप याद करिए, ये वही देश है 75 साल में हमारी बहन बेटियों को ये नसीब नहीं होता था। अच्छा, चूल्हे के धुएं में अपनी जिंदगी को स्वाहा कर देती थी। आज उन्हें कहीं सिलेंडर मिल रहा है, कहीं एक इज्जत घर के साथ जो है, छत जो है कहीं मिल रहा है, कहीं लोगों को 2 जून की 2 वक्त के खाने मिल रहे हैं, कहीं लोगों को दवाई मिल रही है, कहीं इलाज मिल रहा है, कहीं शिक्षा मिल रहा है। आज उन सब चीजों से जो एक सुख सुविधा मिल रहा है, जो जीने की एक राह जो होनी चाहिए, एक मिनिमम जो जरूरत होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं इस देश में सुख सुविधा जो है वो अभी सोशल भी सवाल सिक्योरिटी का के जवाब माध्यम नहीं से दे रही दिया है जा रहा कीमतों में है, आग और क्यों लगी उससे हुई जो है। पैसे बच रहे हैं, पैसे बच रहे हैं कि आम आदमी के पैसे नहीं, खर्च हो रहे हैं। कीमत में कर्ज बढ़ रहा है, घरेलू बचत घट रही है, आप कह रहे हैं पैसे बढ़ रहा रहे हैं। किसका खजाना बढ़ रहा है? आम आदमी का तो नहीं बढ़ रहा। भाई, मैं तो इस चीज को मैंने कहा ना कि इन सब चीजों से थोड़ा सा आगे बढ़िए, अच्छा, इन सब चीजों से थोड़ा सा आगे निकलिए, तो समझ में आएगा कि सच में आप जो ये तुलना कर रहे हैं, ये जो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इससे बात नहीं बनेगी। बात इस चीज से बनेगी कि आज के डेट में क्या ये आर्टिफिशियल ये महंगाई है, क्या ये किसी तरह से कालाबाजारी है, क्या ये बैड गवर्नेंस की वजह से जो थोड़ी बहुत, आप एडिबल ऑयल की बात कर रहे हैं, एडिबल ऑयल तो जो है आज पूरे साल में आप जो रेट है उसको आप निकाल लीजिए और आज तुलना करिए कि उसका रेट क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। आज महंगाई दर क्या है, आप 10 साल की महंगाई दर का कहीं तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना सही है, कितना गलत है। मैं आपके आंख में आप ही की बात को फेस, जब कोई ऐसा महेश भाई, मार्केट आप ही की बात को फेस वैल्यू पर ले लेता हूं। अरे विचलित करता हो, सुनिए, मजे लेने के लिए मजे नहीं लेता हूं ये कोई मजे लेने के लिए। शाम को 7 बजे मैं यहाँ पर इतने लाखों की तादाद में दर्शक देखते हैं कार्यक्रम को, उनका समय जाया करने के लिए नहीं करता हूं मैं ये चर्चाएं। 1 मिनट सुनिए, अब सुनिए, थोड़ा गंभीर हो जाइए, आप इसको हल्के में मत लीजिए, प्लीज 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 प्लीज, थोड़ा सुन लीजिए ना। बोलने का आजकल आपको पता नहीं क्या शक्ल हो गया है, बोलते ही चले जाते हैं। अरे तो रुक तो जाइए, सुन तो लीजिए। सर इस तरह से मत डांटा कीजिए। डांट कह रहा हूं, प्लीज कह रहा हूं, और क्या करूं, साष्टांग करूं? सुन रहा हूं। पेट्रोल के दाम कितने हैं? पेट्रोल के दाम सर साष्टांग मत करिए, हम साष्टांग करके पूछ रहे हैं। बस यही आता है। अब पेट्रोल के दाम हर एक स्टेट में अलग अलग है, किस स्टेट का पूछना चाह रहे हैं? 90, 92, 93, आखिरी बार पेट्रोल के दाम कब घटे थे? एक स्टेट में अलग अलग है ना। कब घटे थे? ये तो लगातार घट ही रहे ना। अच्छा, घट रहे हैं। में जनवरी में घटे, फरवरी में घटे, मार्च में घटे, अप्रैल में 5 पैसे घट रहे हैं। जीएसटी बढ़ाया जा रहा है। जीएसटी में नहीं आता तेल, गलत। एक तो जानकारी मत दिया। अरे भाई हम गूंगे बहरे नहीं है ना। अरे जीएसटी में नहीं आता तेल, आपके पास जानकारी है नहीं, कुछ भी बोलते रहते हैं। अंधे नहीं है,
गूंगे बहरे। अरे भाई GST राजीव रंजन GST को में लेकर नहीं आ आइए, रहा है ना। राजीव रंजन को लेकर आइए। नहीं नहीं, राजीव लगता है रंजन को ना। लाइए स्क्रीन पर। जब आपको जानकारी नहीं है, आप हल्का कर रहे हैं डिबेट को, और यह मैं कतई नहीं होने दूंगा कि जीएसटी में बदलाव होते हैं। अरे भाई, तेल जीएसटी में आता है क्या राजीव रंजन? तेल के दाम घटे हैं क्या? बताइए ना। पेट्रोल के, डीजल के, तेल सबसे बड़ी वजह होता है महंगाई की। कब घटे दाम? मुझे पता नहीं लगा क्या? देखिए संदीप चौधरी जी, आपने काफ़ी विस्तार के साथ जो अगस्त माह के महंगाई दर के आंकड़े हैं वो भी आपने बताए। पिछले वर्ष के मुकाबले महंगाई दर नियंत्रित रही, ये भी सच है। अब जिस तरह से खाद्य तेलों के मूल्य में ये जो एक बड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई है, आम लोगों के लिए निश्चित तौर पर कठिनाइयाँ बढ़ी हैं। अब वजह आपने बताई हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन केंद्र सरकार को कुछ फैसले, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए लेने चाहिए। अगर आप जो बढ़ी हुई दरें जो इंपोर्ट ड्यूटी की हैं उनको वापस लेते हैं, और दीर्घकालीन योजना अगर प्रोक्योरमेंट को लेकर के आपने कहा, मैं इस बात से सहमत हूँ कि अगर एमएसपी का लाभ उन्हें मिल रहा है तो प्रोक्योरमेंट बढ़ेगा, तभी उन्हें लाभ ज़्यादा मिल पाएगा। और किसानों की समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री जी निसंदेह सरसों से काफी उन्होंने बड़े फैसले लिए। एक चीज बताइए, सरसों का 20% उत्पादन ही एमएसपी पर क्यों खरीदा जा रहा है? सोयाबीन का सिर्फ 10% उत्पादन ही एमएसपी पर क्यों खरीदा जा रहा है? और फिर हम आयात करते हैं 58% बाहर से, और कोई बल्ले बल्ले कर जाता है। अडानी विल्मर का दूसरी तिमाही का जो शुद्ध मुनाफा है, नेट प्रॉफिट 311 करोड़ रुपए है। मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, पर ये कहानी क्या बात, ये कहानी क्या कही जा रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है अगर आपको आयात कम करना है तो निसंदेह देश के अंदर किसानों के जो उत्पादन है, जो उनकी ओर से जो भी कार्य हो रहा है, उनके प्रोक्योरमेंट को आप बेहतर तरीके से अगर करेंगे तो उनके जीवन में भी खुशहाली आएगी और आपके आयात पर आपकी निर्भरता भी कम होगी। इसलिए कि अगर 58% आप खाद्य तेल आयात कर रहे हैं तो निसंदेह, और उस आयात शुल्क में एक बड़ी बढ़ोतरी के बाद ये हालात ज्यादा बिगड़े। 22% आयात शुल्क आपने बढ़ा दिया। आने वाले दिनों में भी, मतलब आने वाले दिनों में खाने के तेल की कीमतों में तो कोई कमी नहीं आने वाली है। गलत तो नहीं मैं कह रहा हूं, या बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं कह रहा हूं राजीव जी? नहीं, अपेक्षाकृत थोड़ी कमी आ सकती है, इसलिए कि जो त्योहारों के मौसम में जो खपत है उसमें आमतौर पर जो बाकी आगे के महीने होंगे वैसी खपत नहीं होगी, तो वो कम होगी। लेकिन जो आयात शुल्क को लेकर के एक पूरी तरह से एक बड़ा बदलाव जो हो गया है, और उसके बाद बिचौलियों की भूमिका, तो मुझे लगता है बाजार में कालाबाजारी या इन तमाम चीज़ों में राज्यों को भी विश्वास में लेना चाहिए। इसलिए कि राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर इस संकट का समाधान ढूंढना होगा। लेकिन फौरी तौर पर जो खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को लेकर के एक बड़ा फैसला जनहित में केंद्र सरकार को लेना चाहिए। और खाने की थाली 52% कीमत बढ़ गई है, और इसमें शाकाहारियों पर ज्यादा मार पड़ रही है। राजीव रंजन, आजकल खाने को लेकर भी हम धर्म में बढ़ते हुए दिख रहे हैं ना। सनातनियों की बड़ी बात हो रही है, हिंदू हैं ज्यादातर तो शाकाहारी, हिंदुओं पर ज्यादा मार पड़ रही है महंगाई की। अगर हम महंगाई को भी अब हिंदू मुसलमान में करने लगे हैं, आजकल हर चीज का शगल हो गया है। नहीं, आम लोगों के जीवन को हम हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बांटकर नहीं देख सकते हैं। देखा जा रहा है ना, जो भी एक हिंदुस्तानी है उसे नहीं, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहूँगा। ये पूरी तरह से जो अर्थशास्त्र के जो गंभीर सवाल हैं, जो जनता से जुड़े सरोकार के प्रश्न हैं, मैं उस पर केंद्रित रहना चाहूँगा। और एक अलायंस के अंदर जो राजनीतिक दल होते हैं उनमें न्यूनतम सहमति कई सवालों पर होती है, और उसी के आधार पर वो किसी अलायंस का हिस्सा बनते हैं। तो कुछ उनके नारे हो सकते हैं, कुछ उनके मुद्दे हो सकते हैं, हम उससे अलग हट करके जो जनता से जुड़े उनके सरोकार के सवाल हैं उस पर जरूर हम ये कहना चाहेंगे कि एक ठोस रणनीति पर काम करना चाहिए। जनता ने तीसरा
तीसरी बार एक मजबूत प्रभावशाली सरकार के लिए जनादेश दिया है। और इस दौर में प्राथमिकताओं में जो आम लोगों की कठिनाइयां हैं, उनका जीवन स्तर कैसे बेहतर हो, इसमें महंगाई को नियंत्रित करना एक बड़ा उसमें तो कारण हो सबसे सकता है। पहले कि अगर खाने का आमदनी तेल नहीं बढ़ती और छोड़िए, महंगाई बढ़ती जो जाती तेल है। पेट्रोल डीजल इस्तेमाल होता है, पेट्रोल डीजल का मुझे ध्यान पड़ता है कि पिछले साल काशी में थे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, और तब वो गुहार लगा रहे थे तेल कंपनियों से कि अब तो अब घाटे से उबर कर मुनाफे में आ गए, अब तो कोई राहत दे दो। राहत मिलकर नहीं दे रही भाई। 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी ना। नहीं, मुझे लगता है कच्चे केंद्र तेल सरकार पर। या अब लोगों को देखिए, आदत डल गई, अब लोग भी कुछ अगर- नहीं कहते। नहीं, लोग देखिए, एक समग्रता में किसी सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। उनकी प्राथमिकताओं में राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, कई ऐसे सवाल होते हैं। लेकिन ऐसे समय में जब इन चीजों की खपत बढ़ती है और बजट पूरी तरह से असंतुलित होने लगता है, तो फिर लोगों की प्राथमिकताओं की जो सूची है वो बदलने भी लगती है। अब लोगों के बिल्कुल, लिए महंगाई अगर एक बड़ा सवाल है। कमाई बढ़े इसे ना, हम आमदनी सबों को बढ़े ये ना, समझना होगा। और महंगाई भी बढ़ती रहे तो ये डबल वैमी हो जाती है। पर अभय दुबे, जो बात महेश वर्मा कह रहे थे, आप तिल का ताड़ बना रहे हैं क्या? 3 बार सरकार बनी है, लोगों के अंदर तो कोई ऐसा आक्रोश नहीं। आक्रोशित आपके नेता ज्यादा दिखाई देते हैं, आम आदमी नहीं। संदीप चौधरी जी वो पूछ रहे थे कि 10 साल में बताइए क्या दाम बढ़े हैं। तो 10 साल में 400 रुपये का गैस का सिलेंडर 1000 रुपये के पार हो गया, 60 और 70 रुपये का पेट्रोल और डीजल 100 रुपये के पार हो गया, 60 और 65 रुपये का दाल और तेल 200 रुपये पार हमने जाते हुए देखा। ये क्यों हो रहा है आखिर? इस बात का जवाब दिया है आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने। उन्होंने पूरा एक आर्टिकल पब्लिश किया है कि इस देश में फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर सेज प्राइसिंग पावर ऑफ बिग 5 ड्राइविंग कोर इन्फ्लेशन। वो कह रहे हैं जो बेतहाशा महंगाई के लिए जिम्मेदार है वो एक नेक्सस है, वो एक मोनोपोली है जो 5 बड़ी कंपनियों ने स्थापित कर ली। उन्होंने बहुत अच्छा इशारे में ये बात कही और बहुत खूबसूरत आर्टिकल लिखा। हो क्या रहा है? आपने जो जिस तरफ इशारा किया था कि जो तेल का खेल में अनुलोम विलोम हो रहा है ना, एक बाबा का भी जिक्र आपने किया था, अडानी जी का जिक्र किया था। ये खेल को साधारण तरीके से समझने के लिए देश को जानना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने 2015 में लाल किले की प्राचीर से एक भाषण दिया था, मेरे देश के किसान भाइयों, ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन इतना करना कि मुझे इस बात पर देश को डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े कि ऑयल का इंपोर्ट, एडिबल ऑयल का इंपोर्ट हम करें। तो मैं बताऊं कि 30% ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बढ़ गया प्रधानमंत्री जी। लेकिन आपने ऑयल के खेल में जिन व्यापारियों को बड़े डाला, उनको नियोजित रूप से क्रूड ऑयल पाम ऑयल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी नील, क्रूड सोया ऑयल पर नील, क्रूड सनफ्लावर और सीड्स ऑयल पर नील, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस वगैरह बहुत नॉमिनल ड्यूटीज इंपोर्ट के लिए कर लगाई। क्या हाल हुआ? अब तो बढ़ा जो दी ना, अब तो सोयाबीन 22% का बढ़ाई तेल ना। 13.5 अबे 14 सितंबर को 22% बढ़ाई ना। बता रहा हूं, एक सेकंड। हाँ, मैं बता रहा हूं, उस खेल को भी खुलासा करूंगा, एक 10 सेकंड सिर्फ दीजिए। 13.5 लाख टन हम इंपोर्ट करते थे 13-14 में, वो 38.5 लाख टन हो गया है प्रधानमंत्री जी। जो सनफ्लावर ऑयल 10.8 लाख टन था वो 24 लाख टन। मतलब सारा जो ऑयल का इंपोर्ट है, इन बड़े व्यापारियों को ड्यूटी घटा करके अब क्या हुआ? आप देख लीजिए जितने ऑयल सीड्स हैं या वो क्रॉप्स है सोयाबीन, आज सोयाबीन बिक रही बाजार में कितने पैसे में बिक रही? 3,700 लेके 4,000 रुपए क्विंटल। तो हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर आते हैं बाहर, पार्लियामेंट के बाहर से बयान देते हैं वो कि हाँ मैं ये मानता हूं कि एमएसपी से भी बहुत कम दाम मिल रहे हैं किसानों को। और प्रधानमंत्री जी अगले दिन निर्णय लेते हैं। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश 2 ऐसे प्रांत हैं जहां पर सोयाबीन का उत्पादन 90% होता है, तो दोनों इक्वली प्रोड्यूस करते हैं। और महाराष्ट्र में है चुनाव, संदीप चौधरी जी, तो इनको लगा ऐसा ना हो कि ये सोयाबीन के किसान हमारा खेल बिगाड़ दे महाराष्ट्र में, तो ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है बढ़ाई। लेकिन क्या जो ऑयल इंपोर्ट कर रखा था उसके दाम में बेतहाशा वृद्धि नहीं की इन लोगों ने?
ये मोनोपोली जो स्थापित करके बैठे हुए हैं, तेल के खेल, दाल, तो ये दाल सब बताइए, सरकारें करती है पल्स ये खेल। एसोसिएशन ऑफ 1 मिनट इंडिया से रुकिए ना, अडानी साहब रुकिए का ना, समझौता होता है। अब बिल्कुल। है मुझे 2011-12 में याद पड़ता है जब हम लगातार लूप में ये गाना चलाते थे, महंगाई डायन खायत जात है। 2-3 साल महंगाई ऐसी चली और हर महीने 2 महीने में प्रणब मुखर्जी, मुझे याद है तब वित्त मंत्री होते थे, कि वील गेट इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल वेरी सून। वो वेरी सून होने में बड़े साल लग गए थे। तब राज बब्बर, अब रशीद मसूद तो स्वर्गीय हो गए तो मैं उनका ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, राज बब्बर कहते पाए गए थे कि 5 रुपए में भरपेट भरपूर खाना खाया जा सकता है। वही जिस बात पर आप निंदा कर रहे हैं महेश वर्मा की, वही बोल तो आपके भी थे। तो हमारी निंदा हुई थी ना उस वक्त, आपने की थी कि नहीं खुलकर निंदा? बिल्कुल की थी। मैं उसमें एक गाने में आपने वो बात को ऐड किया है, बहुत खूबसूरती, आपने बहुत खूबसूरती से वो बात कही कि सखी सैया तो खूब ही कमाते, मतलब आमदनी भी थी। आज की तरह नहीं कि 84% लोगों की आमदनी छीन ले प्रधानमंत्री। और कैसे छीनी? ये एक रिपोर्ट अभी भारत की सरकार ने पब्लिश की है, अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर एस्टेब्लिशमेंट। 11.5 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी का बट्टा लगाया मोदी जी के निर्णयों ने, नोटबंदी से, गलत जीएसटी से। ये जो निर्णय मोदी जी ने लिए सरकार हैं पर तो हमलावर हैं। मेरे मूल सवाल का जवाब आपने नहीं दिया है। एक सेकंड घनश्याम तिवारी आप दे दीजिए। फिर लोग सड़क पर नहीं उतर रहे, आप ही अल्लाह काट रहे हैं। अखिलेश बोल रहे हैं, राहुल बोल रहे हैं। 2011, 12, 13 में लोगों का गुस्सा भी तो सड़कों पर उतरा था, फूटा था। नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उस गुस्से को अपने वोट में तब्दील किया और भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा मत प्रतिशत दिया जो उनकी हिंसक और नफरत की राजनीति की नाक काट देता है। प्रधानमंत्री जी के मुजरा और भैंस और गाय और न जाने क्या क्या मंगलसूत्र जैसे बयानों का जवाब दिया लोगों ने। लेकिन हम मूल बात पर आते हैं जिसको जो आप उठा रहे हैं। द हिंदू ने, आपने कहा कि राज बब्बर का बयान देते हुए कि 5 रुपए की थाली, द हिंदू ने 25 तारीख को एक पूरा लेख पब्लिश किया। उस लेख में उन्होंने 13 चीजों का जिक्र किया, 14 चीजों का जो एक आम थाली में होता है। उसके आधार पर उन्होंने कहा कि दाल, सब्जी, रोटी, चावल, इन सब चीजों का दाम अगर एक थाली में आप जोड़ें तो 1 साल पहले लगभग 100 रुपए की 2 लोगों की थाली बनती थी। आज वही थाली 150 रुपए की होती, एक दिन की, एक समय की दो लोगों की थाली। इस दौरान जो गरीब है, जो लेबरर है, ये हिंदू की रिपोर्ट है, कहती है कि उनकी आमदनी केवल 10% बढ़ी है। इसका नतीजा ये है कि जो आम शहर में जो गरीब व्यक्ति है, जो लगभग 25,000 रुपए प्रति माह कमाता है, उसका 50% जो कमाई है वो भोजन में चली जाती है। ये एक पहलू है। इंडियन एक्सप्रेस ने आज के लेख में छापा है विस्तृत रूप में कि किस तरीके से भारत का जो सपना है, अच्छे दिन तो बहुत दूर की बात है, वो शायद लोगों की आवाज नहीं बन पा रहे क्या आप? लेकिन भारत में आम आदमी का सपना, प्रधानमंत्री, हम आवाज बन रहे हैं। लेकिन पहले मैं मुद्दे को थोड़ा साफ कर दूं। जो एक इंडियन एक्सप्रेस ने लेख छापा है, उन्होंने कहा है कि जो आम सपना था लोगों का कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे, किसी शहर में जाके काम करेंगे, वो सपना भी धराशायी हो गया। वो लेख कहता है कि जो रेल यात्री हैं वो उसमें गिरावट आई है, जो 2 व्हीलर सेल है उसमें गिरावट आई है, लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल रहे हैं क्योंकि वो फीस नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, और कृषक जो है वो बढ़ रहे हैं, जो खेतीहर है बढ़ रहे हैं क्योंकि पास शहर में रह करके काम करने लायक तनख्वाह नहीं है। देखिए हजारों की तादाद में आपने अपनी बात कही। एक सेकंड घनश्याम कर दिया है। घनश्याम, हजारों की तादाद में राय आ रही है लोगों की। एक राय मैं स्पेसिफिकली सवाल के तौर पर आपसे पूछना भी चाहूंगा। राजेंद्र कुमार शाह हैं हमारे दर्शक, जयपुर वासी हैं। इनका कहना है कि महंगाई बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल यानी कि समाजवादी पार्टी जैसे दल महंगाई को मुद्दा बनाने में विफल रहे हैं। आप जनता की आवाज नहीं बन पा रहे हैं। देखिए, मेरे पास एक डिजिटल मीडिया के व्यक्ति आए मेरा बयान लेने के लिए, 2 दिन पहले की बात है। मैंने किसी बात पे कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है अडानी जी को सबसे अमीर बनाने का। उन्होंने कहा साहब अडानी जी का नाम लिए हुए अपना बयान दीजिए। जहां पर सरकार का और अडानी जी का इतना दबदबा है कि मीडिया का एक बड़ा तंत्र उनका नाम भी नहीं लेने देता है। आवाज बनने के लिए आप या तो सड़क पर दिखाई देंगे वोट के समय। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है कि अयोध्या में चुनाव नहीं करा पा रही है।
अपने ही राज्य में दंगे कराने के आरोप उनके अपने हरियाणा नेताओं भी पे जीत लगा रहे जाती हैं। है हम जहां आवाज बन पर रहे हैं। आप लेकिन ये पूरी भी जीत समझिए की कि ताल हम ठोक एक रहे थे। तानाशाह के खिलाफ हरियाणा भी जीतती है, पर विजय सरदाना, ये तेल का खेल कौन कर रहा है? मैं ये आपसे समझना चाहूंगा, ये आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज भी है। 58% अभी भी आयात कर रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। सरसों हो, सोया हो, या तो 20% खरीदी करते हैं, 10% खरीदी करते हैं, और अपने ही किसानों का माल अगर खरीद लेंगे तो ये तेल के दामों में आग लगेगी क्या विजय भाई? संदीप जी, सबसे पहले आपको, पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, ये आज की बात नहीं है, हम पहले दिन से आपको कह रहे हैं कि जब जब आप एमएसपी बढ़ाएंगे तेल के दाम बढ़ेंगे। आज मैं आपके सामने 2 आंकड़े रख रहा हूं। आपने बात करी मस्टर्ड और सोयाबीन की। मस्टर्ड के दाम में आपने 300 रुपए का इजाफा किया। 1 किलो मस्टर्ड में करीब 350 ग्राम के आसपास मस्टर्ड का तेल निकलता है। ऑन एन एवरेज अगर आप 3 रुपए किलो एमएसपी बढ़ाएंगे तो 10 रुपए किलो तो तेल के दाम बढ़ने वाजिब हैं। पहली बात, 6% उस पे इन्फ्लेशन जोड़ दो तो करीब 5 रुपए का खर्चा पूरे प्रोसेसिंग में और जोड़ दो, तो जैसे ही आपने एमएसपी बढ़ाई 15 रुपए लीटर मस्टर्ड का तेल बढ़ना तय है। आप कान या तो आप एमएसपी मत बढ़ाओ, घुमाकर पकड़ रहे हैं। नहीं विजय भाई, मेरा सवाल बड़ा सीधा था। आप मस्टर्ड जो है, सरसों, उसकी खरीदी 20% कर रहे हो। आयात करने के बजाय, आयात करोगे तो महंगा ही होगा ना। देश में जो उत्पादन हो रहा है उसको क्यों नहीं खरीद के आप ग्राहक को उपलब्ध कराते हो, उपभोक्ता को? अरे भाई, खरीदोगे तो एमएसपी पे। आज की तारीख में आपको मस्टर्ड अंतरराष्ट्रीय बाजार में नहीं मिलता है। जो आप पंजेंट मस्टर्ड खाते हो वो भारत की ही क्रॉप है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपको मिलता है रेपसीड ऑयल, मस्टर्ड नहीं मिलता है। रेपसीड का भी। तो जब आप एमएसपी बढ़ाओगे तो तेल के दाम बढ़ेंगे, पहली बात। दूसरा, आपका जो आंकड़ा कि 58% हम तेलों का आयात कर रहे हैं, आप करीब 65% कर रहे हैं, तो ये आंकड़े में सुझाव मैं दे रहा हूं। बहुत अच्छी बात है। हाँ। जितना आपको हिंदुस्तान में खाने का तेल चाहिए और जितना आपका क्षेत्र है जिसके अंदर टोटल हिंदुस्तान में ऑयल सीड पैदा होता है करीब 35 मिलियन हेक्टेयर के आसपास, आपको ऑन एन एवरेज यील्ड चाहिए 4 टन पर हेक्टेयर। आपके यहां पे यील्ड है 1 से 1.25 टन पर हेक्टेयर। कहने का मतलब यह है कि आप रिसर्च में काम ना करने दो। जब बात आती है किसानों को टेक्नोलॉजी देना, तब आप दंगा प्रदर्शन करते हो कि नहीं जी, हम सीड रिफॉर्म नहीं चाहते। आज 2004 से करीब 20 साल हो गए, आपका सीड लॉ नहीं बना हिंदुस्तान में। विजय भाई, आपका कहना यह है, मतलब गलती किसानों की है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं क्या? शरद कोहली नहीं जी, एक सेकंड, शरद कोहली, रन आउट ऑफ टाइम, एक सेकंड। बिल्कुल सरकार की जिम्मेवारी बनती है संदीप, और क्योंकि समय कम बचा है तो मैं सीधा सुझाव देता हूं। अब प्रॉब्लम तो डिस्कस कर लिया, आपकी इजाजत हो 4 सुझाव। पहला सुझाव कि आप इस समय $75 क्रूड ऑयल चल रहा है, आप पेट्रोल डीजल के दाम रिवर्स करिए, सारा जो लॉस है वो वसूल हो चुका है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का। दूसरा मिडिल मैन को, बिचौलियों को खत्म करिए जो लोग होर्डिंग करके इसकी ब्लैक मार्केटिंग करके रेट बढ़ा रहे हैं। तीसरा सुझाव कि आपको ग्राउंड लेवल मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी प्राइसिंग की, कि कहां से निकल के क्या प्राइस, कितना मार्जिन ऐड हो रहा है। और चौथा कि आपको इंपोर्ट ड्यूटीज इस समय इमीडिएटली कर देनी चाहिए। मैं इस इन्फ्लेशन को संदीप एटीपी इन्फ्लेशन कहता हूं, आलू टमाटर प्याज इन्फ्लेशन। 3.5% इन्फ्लेशन थी, 5.5% हो गई है, सिर्फ और सिर्फ खाद्य पदार्थों की वजह से। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने स्वीकार किया कि खाने की वजह से हम अभी रिपो रेट को कम नहीं कर सकते। उन्होंने सीधा सीधा स्वीकार कर लिया, इस समय खतरनाक होगा करना। तो मुझे लग रहा है सरकार को, और मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा संदीप, कि एक मिनिस्ट्री ऑफ इन्फ्लेशन अलग से बनानी चाहिए। क्योंकि मैं बताता हूं समस्या क्या है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कुछ चीजों का देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री कुछ का दिखती है, कंज्यूमर अफेयर्स कुछ देखती है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ इन्फ्लेशन एक कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री बन जाए तो मैं समझता हूं कि इसको बेहतर तरीके से हम एड्रेस कर सकते हैं। ये मेरा सुझाव है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद कोहली, आपने, एंड आई एम वेरी सॉरी आपको कम वक्त दे पाया। और विजय भाई, आपसे भी माफी चाहूंगा कि आज आपको मैं पूरा मुकम्मल वक्त नहीं दे पाया, पर सुझाव भी आए हैं और इन सुझावों पर क्या सरकार भी फोकस करने वाली है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।